नमस्कार दोस्तों, BHU एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पैडी के बारे में कुछ देखा है, उससे संबंधित 2 वीडियो जा चुके हैं और इस वीडियो में पैडी के बारे में आगे का हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि पैडी का जो हस्क होता है उसका बड़ा भाग लेमा होता है, छोटा भाग पेलिया होता है, जो आन है वो लेमा से निकलता है। ठीक, तो इस हस्क को पैडी से हटाना हलिंग कहलाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि हस्क को पैडी से हटाना हलिंग कहलाता है। ठीक, और जो हलिंग परसेंट राइस का होता है वो 66% है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि पैडी का हलिंग परसेंट कितना है, तो वो 66% है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप धान के मिल में 100 किलो पैडी ले जाएंगे, यानी धान ले जाएंगे, तो आपको 66 किलो राइस मिलेगा, चावल मिलेगा। और जो 33 किलो है, 34 किलो है, वो आपको मिलेगा भूसा, यानी हस्क मिलेगा। तो ये हलिंग का परसेंटेज का मतलब यही है कि उसमें से आपको कितना चावल मिलता है, तो आपको 66% चावल मिलता है। ठीक ना, तो इसको क्लियर करके रखना है। उसके बाद पैडी के बारे में आगे बात करें तो पैडी के बारे में यील्ड के बारे है कि उसमें यील्ड में पहला है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। तो उत्पादन में आपको डायरेक्टली याद रखना है कि स्टेट में बात करें तो पश्चिम बंगाल है और कंट्री में बात करें तो चाइना है। ठीक, उसके बाद प्रोडक्टिविटी को हिंदी में उत्पादकता बोला जाता है और इसके लिए एक ही पूछा जाता है, पंजाब है स्टेट में। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है जो प्रोडक्टिविटी है यानी उत्पादकता है वो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया है, यानी कि आप 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन पाते हैं, तो उसके मामले में पंजाब ज़्यादा है, यानी कि पंजाब में 1 हेक्टेयर में वो लोग ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं। जबकि जो पश्चिम बंगाल है वो एरिया को हम नहीं देखते हैं कि कितना एरिया है, वो टोटल प्रोडक्शन देखता है। तो टोटल प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल आगे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर में देखा जाए तो ये पंजाब आगे है। एरिया में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का ही है। अगर एक्सपोर्टर की हम बात करें तो ये थाईलैंड है, यानी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों, वो आपको हम देखेंगे। जो मोटा मोटा था राइस का ये पूरा हो चुका है, ये टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद आपको डिसीज और इंसेक्ट पढ़ना है। तो पहला है पडलिंग। पडलिंग के बारे में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पडलिंग किससे रिलेटेड है, तो वो राइस या पैडी से रिलेटेड है, याद रखना है। पडलिंग के लिए हम एक उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है पडलर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पडलिंग के लिए जिस उपकरण का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है पडलर। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है ये बोसनिंग। बोसनिंग और पडलिंग में एक कंफ्यूजन हो जाता है, वो आपको ध्यान देना है कि जो आप पडलिंग करेंगे ये बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि पौधे की रुपाई के आप पहले करेंगे। पडलिंग जो है वो पौधे के रुपाई के पहले करेंगे और जो ये बोसनिंग है ये पौधे के रुपाई के बाद करेंगे, यानी कि आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ये किया जाता है बोसनिंग। जो बोसनिंग है वो सामान्यतः 4 to 6 वीक्स बाद किया जाता है। 4 to 6 वीक्स बाद किया जाता है, यानी ट्रांसप्लांटिंग के 4 to 6 वीक्स के बाद किया जाता है। बोसनिंग में क्या करते हैं, बोसनिंग में जो धान के खड़ी फसल है उसमें देसी हल चलाना बोसनिंग कहलाता है। इंग्लिश में बोलें तो इसको आप कह सकते हैं कि प्लॉइंग विथ देसी प्लाव इन द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप, तो ये बोसनिंग हो जाएगा। पडलिंग है जिसमें आप लोग देखते होंगे कि ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपा लगाने से पहले उसमें पाटा लगाया जाता है, उसी को पडलिंग बोला जाता है। ये ट्रांसप्लांटिंग के पहले करते हैं, इसको ट्रांसप्लांटिंग के बाद करते हैं 4 to 6 वीक्स। उसके बाद जो तीसरा टर्मिनोलॉजी है ये पैराउतेरा है, ये भी 1-2 बार पूछा गया है। पैराउतेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे राइस जब पकने वाला होता है उसका हार्वेस्टिंग का सीजन आ जाता है, तो हार्वेस्टिंग करने से पहले उसमें 2-3 वीक पहले हम राइस के खड़ी फसल में लेंटिल या लिनसीड, इसमें 2 याद रखना है, क्या लेंटिल या लिनसीड, मसूर या अलसी की बुवाई कर देते हैं, उसको पैराउतेरा बोला जाता है। मोटा मोटा कहें तो धान की खड़ी फसल में मसूर या अलसी की बुवाई करना
पैरा उतेरा कहलाता है। और इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पैरा उतेरा किस क्रॉप से संबंधित है, तो ये आप अब जान चुके हैं कि ये पैडी से संबंधित है। अगला ये बात है कि ये मिलिंग है और दूसरा पारवाइलिंग है, तो इसमें सीधे सीधे याद रखना है, ये है यानी कि प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग ऑफ राइस है। तो मिलिंग में ये याद रखना है कि इससे विटामिन बी का लॉस होता है और पारवाइलिंग से विटामिन B12 कंजर्व होता है। दोनों में यही इतना याद रखना है। आगे है जो पैडी है वो C3 प्लांट है, तो इसको हम C3 C4 और कैम जो प्लांट है इसको बायोलॉजी के अंदर अच्छे से बता देंगे, तो इसको आप अभी से ना याद करिएगा, उसका ट्रिक है वो उस समय आपको बताया जाएगा। पीएच की बात करें तो पैडी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है पीएच के लिए वो 4 to 6 है। जो 4 to 6 है यानी ये एसिडिक है, यानी जो पैडी है उसको एसिडिक कंडीशन में हम उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि जब धान वाटर लॉक्ड कंडीशन में होता है, यानी कि जब धान डूबा हुआ होता है तो उसमें रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो वो एरेनकाइमा की सहायता से होता है। एरेनकाइमा एक टिश्यू है। अगला क्वेश्चन बनता है मैट टाइप नर्सरी किससे संबंधित है, ये पैडी से संबंधित है। एक और क्वेश्चन बनता है कि पैडी यानी राइस के खेत से किस प्रकार कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम इंसेक्ट और डिसीज देखेंगे। दोस्तों आपको पैडी के बारे में ये थोड़ा 4 पॉइंट आपको याद रखना है। जो ये 2004 है, ये 2004 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, ठीक ना, इसको याद रखना है। ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, ठीक। दूसरा ये 3 इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत मोस्ट हैं, तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। पहला है इरी जो कि मनीला में है। ये कहाँ है, ये मनीला में है, मनीला यानी फिलीपींस में है इरी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय धान या चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि फिलीपींस मनीला में है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डेपोक विधि। डेपोक विधि कहाँ से आया है, फिलीपींस से आया है। और इरी कहाँ है, मनीला में है, फिलीपींस में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरी बात क्री है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि है कटक में। ये है कटक उड़ीसा में है, CRRI क्री, ये कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। फिर उसके बाद PDRR है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये है हैदराबाद में, ये है हैदराबाद में। तो इन तीनों को याद रखना है। ये एक जगह जल्दी नहीं मिल पाते हैं, आप लोग एक जगह से याद करेंगे। तो दोस्तों इसी कारण आपको हम जनरल एग्रीकल्चर स्किप कर दिए हैं, क्योंकि आपका जनरल एग्रीकल्चर भी यहीं बहुत कुछ पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये चारों चीज़ जनरल एग्रीकल्चर का 2004 इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, इरी मनीला, क्री कटक और PDRR हैदराबाद। उसके बाद दोस्तों हम इंसेक्ट की बात करें पैडी के, तो पहला इंसेक्ट है गंधी बग। इसके बारे में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंधी बग किसका कीट है, ये इंसेक्ट है तो वो पैडी का है। दूसरा कि ये इसका अटैक कब करता है, तो ये मिल्क स्टेज में यानी दुग्ध अवस्था में अटैक करता है। दूसरा है राइस हिस्पा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा है राइस हिस्पा यानी हिस्पा इंसेक्ट है, हिस्पा कीट है। इसका डाइक्लोडिस्पा आर्मीजेरा इसका नाम है, ठीक ना, तो इसमें केवल नाम याद रखना है। उसके बाद है BPH ब्राउन प्लांट हॉपर। इसके बारे में आपको 2 चीज़ याद रखना है मोटा मोटा। पहला कि हॉपर बर्न सिम्टम कौन पैदा करता है, तो वो BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर पैदा करता है। उसके बाद दूसरा कि ये ग्रासी स्टंट डिसीज का वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मतलब कि
एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने का काम करता है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो नील पर्वता ल्यूजेंस है। उसके बाद है ग्रीन लीफ हॉपर GLH, ठीक ना। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये टुंग्रो वायरस डिसीज का वेक्टर है, यानी ट्रांसमिशन का काम करता है उसके लिए। तो इंसेक्ट के बारे में आपको जो मोटा मोटा याद रखना है वो है गंधी बग के बारे में 2 चीज़ कि किसका कीट है और ये मिल्की स्टेज, इसको अटैकिंग स्टेज है। उसके बाद आपको हॉपर में याद रखना है BPH, ठीक। उसके बाद ग्रीन लीफ हॉपर टुंग्रो वायरस डिसीज पढ़ना सब है, लेकिन मोटा मोटा जो स्टार लगाना है इन चीज़ों में स्टार लगाना है, ये चारों चीज़ तो छोड़ना ही नहीं है। दोस्तों अब हम डिसीज यानी पैडी के प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको क्या याद रखना है कि पहले आपको ये जो 5 डिसीज का नाम दिया गया है, 5 नाम याद रखना है। और ये याद रखना है कि 5 डिसीज पैडी यानी चावल यानी राइस के रोग हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछ देगा खैरा डिसीज किस प्लांट से संबंधित है, ब्लास्ट डिसीज किस प्लांट से संबंधित है, टुंग्रो डिसीज किस प्लांट से संबंधित है, तो वो पैडी से संबंधित हैं। ऐसे करके आप पूछा जा सकता है। दूसरा, इनका कारण क्या है, बैक्टीरिया वायरस, ये उनका उस कारण का नाम, ठीक। और उससे संबंधित जो अदर मोस्ट है वो आपको याद रखना है। तो उसमें आपका जो पहला डिसीज है वो BLB है, यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज, जो कि बैक्टीरियल से पता ही चलता है कि ये बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम ज़ैंथोमोनास ओराइजी है और इसको क्रेसेक डिसीज भी बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा है ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज, यानी कि धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, जो हिंदी मीडियम से उनके लिए धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। ये दोस्तों फंगस से होता है, उस फंगस का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक। उस फंगस का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और दोस्तों ये जो ब्राउन लीफ स्पॉट है वो बंगाल का अकाल का कारण है, जो कि 1943 में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का कारण, ठीक, यानी कि फेमाइन ऑफ बंगाल या ग्रेट बंगाल फेमाइन इसको बोला जाता है। तो इसमें आपको कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि ये कब हुआ था, 1943 में। दूसरा, इसका कारण क्या था, तो ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज। अगर इसके स्थान पर ये देता है तो ये दोनों में सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाना है, इसको याद रखना है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा डिसीज है वो टुंग्रो डिसीज है, जो कि टुंग्रो वायरस से होता है और इसका जो वेक्टर है वो GLH है, ग्रीन लीफ हॉपर इसका वेक्टर का काम करता है। अगला है चौथा नंबर का, वो ब्लास्ट डिसीज है, जो कि एयरबोर्न डिसीज है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि वो एयरबोर्न है कि सीडबोर्न है कि सॉइलबोर्न है, तो जो ब्लास्ट डिसीज है वो एयरबोर्न डिसीज है। फिर अगला ये किसके कारण होता है, तो ये पायरिकुलेरिया ओराइजी से होता है और इसको रिच मेंस डिसीज भी बोला जाता है। इसके बारे में इतना याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों ये खैरा डिसीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी एग्जाम में बैठिए, अन्य एग्जाम में ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, खैरा डिसीज। इसमें जो मेजर याद आपको रखना है कि ये जिंक की कमी से याद रखना है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जिंक की अधिकता अगर दे देगा तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी से यानी जिंक की डिफिशियंसी से होता है। दूसरी बात, इस रोग के लिए हम क्या डालते हैं, पैडी में जिंक सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इस रोग की खोज किसने की, तो उस खोज बायल लेने ने 1966 में पंतनगर में की थी। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत मोस्ट है, ठीक ना, कई बार पूछा गया है। कभी जिंक की कमी, कभी बायल लेने, कभी जिंक सल्फेट, कभी पंतनगर, कभी तो ये पूछ देता है खैरा रोग किस क्रॉप से संबंधित है, तो वो पैडी से है। तो दोस्तों ये सारा चीज़ था पैडी के ऊपर। आज पैडी से संबंधित सारा चीज़ समाप्त हो गया है। कल से हम एक नए क्रॉप से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।